हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 8। टॉपिक हमारा है इंडियन रेनेसेंस, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स इन इंडिया। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में रिफॉर्म्स के बारे में कि ये सुधार जो थे ये क्यों इनकी ज़रूरत समझ में आई, किस तरीके से ये सुधार जो थे वो किए गए, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम। क्यों? क्योंकि सुधार की जो शुरुआत होती है, देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम जो है वहीं से होती है। ठीक, तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पर कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसे चेंज करने की बात हो रही थी कि भाई एजुकेशन सिस्टम जो है वो यहाँ का कैसे रखा जाए। ब्रिटिशर्स की तरफ से कहा गया भाई मीडियम जो है वो इंग्लिश होना चाहिए, साथ ही साथ जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, वहां पर भी हाई पोस्ट जो है वो उन्हीं को मिलेगी जो कि कॉन्वेंट एजुकेटेड होंगे। ये सारी चीजें थी। अब उस समय में काफी लोगों ने इसका जो ये एजुकेशन सिस्टम लाने की बात हो रही थी विरोध किया था, और कुछ लोग जो थे वो इसके फेवर में भी थे। लेकिन एक लंबे टाइम के बाद देखा गया कि ये जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर लाया गया, इससे हमें फायदा ही हुआ। ये हमारे लिए ब्लेसिंग की तरह हुआ, ये हमारे लिए एक वरदान प्रूव हुआ। कैसे? जब ये कह सकते हैं वेस्टर्न एजुकेशन लोगों ने जब लिया ना, तो उससे बुद्धि के जो कह सकते हैं पूरे द्वार थे वो पूरी तरह से खुल गए। कैसे खुल गए? पहले की जो शिक्षा थी, जो एजुकेशन थी, वो ठीक है, हर तरीके की एजुकेशन वहाँ पर दी जा रही थी। ठीक है, हमारा जो हेरिटेज था काफ़ी रिच था, लेकिन उसमें बहुत सारी बुराइयाँ आ गई थी। हम रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए थे, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ आ रही थी। साथ ही साथ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो काफ़ी हद तक रिलीजन से जुड़ा हुआ था। तो जब रिलीजन से जुड़ा हुआ था, लोग उस पर तर्क नहीं कर सकते थे। अब क्या था, इस एजुकेशन के बल पे लोगों की बुद्धि, लोग मतलब कह सकते हैं अवेकनेस ज़्यादा आ गई थी, जागृत हो गए थे। तो अब वो तर्क कर सकते थे, चीज़ों को समझ सकते थे, और यहीं से कह सकते हैं इसी का इम्पैक्ट रहा जो न्यू एजुकेशन सिस्टम था या मॉडर्न जो एजुकेशन थी उसका मॉडर्न आइडियाज़ ये आए कि भाई हम लोगों को ये समझ में आया कि हमारा जो इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, इंडिया जो इतनी बड़ी कंट्री है, उस पर कुछ मुट्ठी भर लोग आए, भाई ट्रेड के लिए आए थे, और उन्होंने पूरे हमारे कंट्री को कब्जा कर लिया। ऐसे कैसे? भाई बाहर से लोग आए, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, उनके पास लोग भी इतने ज़्यादा नहीं थे, और उन्होंने कब्जा कर लिया। तो लोग जो थे अब ये समझने लगे, उन्हें ये समझ में आया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम यहाँ पर बटे हुए हैं। हमारी जो सोसाइटी है वो काफ़ी बटी हुई है, हम रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड हैं। इसी वजह से लोग जो हैं वो आ गए। जो हमारा कह सकते हैं हेरिटेज जो इतना ज़्यादा रिच थी, हमारी विरासत इतनी रिच थी, उसकी ग्लोरी कैसे खो गई, उसकी ग्लोरी कैसे दब गई, उसका यही कारण था कि हम रिलीजन को लेकर या हमारी सोसाइटी की जो बुराइयां हैं उसी को लेकर चलते जा रहे हैं, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, और यहाँ से लोगों के बुद्धि के द्वार कह सकते हैं पूरी तरह से खुल गए, और लोग जो थे अब उनमें अवेकनेस आने लगी। अब उन्हें समझ में आने लगा कि हमारी सोसाइटी में जो करप्शन है, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है, और तभी हम अपनी जो पुरानी विरासत है उसको पा सकेंगे। जब ये बात आती है रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन की, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, बिना थके बिना रुके एक लंबे टाइम तक, और कह सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर इन्होंने काम ही नहीं किया बल्कि उसमें कामयाबी भी पाई। इस वजह से जब भी हम इस जागृति का सेंट्रल फिगर देखते हैं तो नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का, और इसी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इनको बोला था फादर ऑफ द इंडियन रेनेसेंस, और साथ ही साथ इनको बोला था प्रॉफिट ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। ये नाम कौन दिया कि इनको? ये नाम इनको दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने एक लंबे टाइम तक ये फाइट लड़ी, बिना डरे बिना रुके, और इसके बाद कामयाबी इसमें पाई इन्होंने। ठीक है, देखा जाए तो राजा राम मोहन राय जो थे वो ग्रेट स्कॉलर थे। इन्होंने बहुत सारी कह सकते हैं लैंग्वेजेस जो थी उसका ज्ञान लिया था। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस इनको आती थी, संस्कृत हो गई, लैटिन हो गई, पर्शियन हो गई, इंग्लिश हो गई, हिब्रू हो गई। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारी लैंग्वेजेस इनको आती थी। इन्होंने वेदांता, साथ ही साथ बाइबल का दोनों सेगमेंट
ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट दोनों ही इन्होंने पढ़ा था, साथ ही साथ कुरान। ये तीनों जो रिलीजियस बुक्स थी या टेक्स्ट थी, इसको इन्होंने बाकायदा पढ़ा और इन्हें ये समझ में आया कि हर रिलीजन जो है उसका बेस क्या है, उसका बेस है यूनिटी। तो जब हर रिलीजन कह रहा है यूनिटी, तो यहाँ पर कास्ट सिस्टम कैसे आ गया, या लोग जो हैं वो मेन विमेन इनमें क्यों बटे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से इनको ये चीज़ें जो थी, ये नॉलेज जो था वो इनका और ज़्यादा डीप हुआ, ठीक है। देखा जाए तो वेदांता जो हमारे उपनिषद हैं उसको इन्होंने पढ़ा और उसके स्टॉन्च बिलीवर थे, यानी कि कट्टर उसमें विश्वास ये रखते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो जो फिलॉसफी थी किसकी, क्रिश्चियनिटी की या इस्लाम की, उसको भी इन्होंने जाना और उसके भी ये ग्रेट एडमायर थे, यानी इन चीज़ों को भी वो काफ़ी मानते थे। क्यों? क्योंकि सारे रिलीजन जो है वो सेम बात ही कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं रिलीजियस रिफॉर्म्स की। रिलीजियस रिफॉर्म्स, राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने ये समझा कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें रिलीजन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो उन्हें ये समझ में आया कि भाई रिलीजन की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। लोगों की जो बातें हैं वो घूम फिर के, या कह सकते हैं रिलीजन के अराउंड ही घूमती हैं। इसलिए ज़रूरी क्या था, इसलिए ज़रूरी ये था कि जब हमको सोसाइटी सुधारनी है उसके पहले जो हमारा रिलीजन है उसमें हमें सुधार करना होगा, और यहीं से शुरुआत होती है रिलीजियस रिफॉर्म की। ज़रूरत समझ में आती है कि भाई इसको सुधारना है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने वेदास वगैरह का बाकायदा इन्होंने अध्ययन किया ही था। तो वेदास की जो फिलॉसफी थी, जो उसके तर्क थे, ठीक है, उसके बेस पर रिलीजियस थॉट्स जो थे वो इन्होंने लोगों के सामने रखे, या कह सकते हैं उसका प्रचार प्रसार किया। अब क्या था उसमें रिलीजियस थॉट्स, वो भी समझते हैं। देखिए, चाहे वेदास है चाहे बाकी भी जो हैं, वहां देखा जाए सब जगह क्या कहा गया है, वन गॉड, कि ईश्वर क्या है, ईश्वर एक है। मेन, चिल्ड्रेन, विमेन जो भी हैं हर किसी में ईश्वर है। तो हमें क्या करना है, मिलजुल कर रहना है, या फिर सभी क्या है कि हम सभी क्या है, ईश्वर के ही संतान हैं, तो हम सभी को मिलजुल कर रहना है, यानी ब्रदरहुड। थर्ड इन्होंने बोला कि भाई रिचुअल जो है, वर्शिप है, या आइडल वर्शिप है या रिचुअलिज्म है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि अगर आपको गॉड के पास पहुंचना है, गॉड की भक्ति करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप मन से प्रेयर करो, साथ ही साथ डिवोशन, उनकी भक्ति करो, ठीक है। आइडियल जो कह सकते हैं कि वर्शिप है, ठीक है, या बलि देना है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने गलत बताया कि ये ज़रूरी नहीं। ज़रूरी क्या है, प्रेयर एंड डिवोशन। इसके अलावा प्रीस्ट जो होते थे, ठीक है, उनकी सुपरमेसी बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी उन्होंने यहाँ पर बुराई की कि भाई प्रीस्ट ही सब कुछ नहीं है, आपका जो आपके जो गॉड हैं वो हैं। तो इसी वजह से इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेशन किया किसका, जो हमारे वेदास हैं, ठीक है, वेदांता जो है, तो उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया बंगाली में, जिससे कि लोगों को नॉलेज हो सके। और वहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई रिलीजन देखिए क्या कह रहा है, एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म की बात करता है, तो हमें क्या करना है, एक ईश्वर को मानना है। चलिए अब हम बात करते हैं सोशल रिफॉर्म्स की। तो समाज में हमारी जो सोसाइटी थी वहाँ पर बहुत सारी बुराइयां थी, जिसके अगेंस्ट इन्होंने क्रूसेड चलाया, यानी कि धर्म युद्ध चलाया राजा राम मोहन राय ने, कि भाई ये बुराइयां जो हैं वो इनको हटानी है सोसाइटी से, ठीक है। इसलिए इस तरीके के काम जो थे वो इन्होंने आगे किए। इन्होंने फाउंडेशन रखी ब्रह्मा सभा की 1828 में, ठीक है, किसकी, ब्रह्मा सभा की 1828 में इन्होंने फाउंडेशन रखी, जिसका नाम बाद में हो गया ब्रह्म समाज, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी नाम से आ गया, ब्रह्म समाज आ गया, ब्रह्म सभा आ गया, कि उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, राजा राम मोहन रॉय ने रखी थी, ठीक है। कब रखी थी, 1828 में। और लगातार इन्होंने इन बुराइयों के खिलाफ, जो रिजिड कह सकते हैं, कठोर जो बुराइयां थी, उसके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। अब जो इन्होंने फाउंडेशन रखी और जो इनका स्ट्रगल था, इससे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए जो एजुकेटेड यंग था हमारी सोसाइटी का, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिख गए थे, तो उनकी भी सोच जो थी, उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स जो थे वो भी चेंज थे। वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस थे, कह सकते हैं वेस्ट का जो नेशनलिज्म वेस्ट का था या लिबरलिज्म था, उससे वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस थे। लेकिन अब जब यहाँ पर इस तरीके के काम हो रहे थे तो वो इस तरफ भी अट्रैक्ट हुए, ठीक। अब यहाँ पर जो स्ट्रगल चलाया गया सुधार लाने के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो समझते हैं। सबसे पहले आता है सती। भाई सती प्रैक्टिसेस उस समय में बहुत ज़्यादा थी कि भाई कोई पुरुष जो है या मैन जो है, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनकी जो वाइफ होती थी वो साथ में जाकर
उस चिता में वो भी जल जाती थी। सती प्रैक्टिसेस कहा जाता था, जो कि बहुत ही बुरी थी भाई। तो उसको इन्होंने हटाने के लिए बोला। इसके लिए अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए कोशिश की, बहुत ज़्यादा काम किया, इसमें बहुत ज़्यादा बुराई भी इनकी हुई, लेकिन इस काम में ये लगे रहे और लास्ट में फिर इनको साथ मिलता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का, और फिर ये सती प्रथा जो थी, सती प्रैक्टिसेस, इसको हटा दिया गया। देखा जाए तो इनके खुद के घर में इनकी भाभी के साथ ऐसा हो रहा था। उस समय में इन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, लेकिन वहाँ पर वो काम नहीं बना, उनकी भाभी को सती होना पड़ा। लेकिन आगे के लिए इन्होंने इस प्रैक्टिस को बंद करा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कास्ट डिस्टिंक्शन एंड अनटचेबिलिटी। ये उस समय बहुत ज़्यादा था। वही लोग जो थे, सोसाइटी हमारी जो थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा में बटे हुए थे। तो शूद्रास जो होते थे उनको बड़ी ही अलग दृष्टि से देखा जाता था, अलग ही निगाह से देखा जाता था कि भाई वो जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उनको भाई देखना नहीं है, देखना भी बुरा माना जाता था। सेम जगह से लोग जो थे वो पानी नहीं ले सकते थे, अपर कास्ट वाले जहाँ से पानी ले रहे हैं वहाँ से लोअर कास्ट वाले नहीं ले सकते थे। ये सारी चीज़ें थी, तो इसको हटाने के लिए इन्होंने काम किया। चाइल्ड मैरिज उस समय में बहुत ज़्यादा थी, चाहे गर्ल हो या बॉय हो, बहुत कम एज में उनकी शादी हो जाया करती थी, जो कि गलत है। तो इस फील्ड में भी इन्होंने काफ़ी काम किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या था? जहाँ पर क्या होता था, जो पुरुष होते थे वो क्या करते थे, कई शादियां कर लेते थे। भाई उनकी वाइफ की डेथ हो गई तब अलग बात है, लेकिन अगर वाइफ होती थी फिर भी वो लोग क्या करते थे, कई शादियां करते थे। तो इस पे इन्होंने रोक लगाने के लिए अभियान चलाया। अब ये जो ब्रह्मो समाज था, इसने सपोर्ट किसे किया वो हम लोग समझते हैं। तो इन्होंने सपोर्ट किया विमेन एजुकेशन। इनका मानना था भाई विमेन जो है उनका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। इसके अलावा इन्होंने सपोर्ट किया विडो रीमैरिज। ठीक है, विडो रीमैरिज, लड़कियां जब जैसे शादी हो जाती थी बहुत कम एज में ही, ठीक है, चाहे वो उनके हस्बैंड की डेथ जल्दी हो रही है, कम एज में ही हो रही है तो भी, और चाहे ज़्यादा एज में हो रही है, उनको अपनी पूरी लाइफ जो थी वो विडो बन के बितानी पड़ती थी। भाई पहले क्या था, 8-10 साल में भी शादी हो जाती थी, 10-12 साल में भी होती थी। तो ऐसे में अगर बाई चांस उस जिससे शादी हुई है उस लड़के की अगर डेथ हो गई, तो वो बच्ची जो है वो पूरी लाइफ अपनी विडो की तरह बिताएगी। या तो लोग सती जाते थे या विडो की तरह। तो यहाँ पर विडो रीमैरिज जो था, इसको इन्होंने फेवर किया, इसको इन्होंने सपोर्ट किया कि भाई विडो की लाइफ वो ना बिताए, वो दोबारा से शादी कर सकती हैं। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इन्होंने इनका सपोर्ट किया, किसके लिए, सती प्रथा के लिए। और जहाँ पर इनको कामयाबी मिली 1829 में, उनके सपोर्ट से जो सती प्रथा थी इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, 1829 में, जो कि राजा राम मोहन राय जो थे इनकी सबसे बड़ी विक्ट्री थी। चलिए बात करते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स की। ठीक है, कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो सुधार किया, इसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो जो राजा राम मोहन राय थे, ये सपोर्टर थे किसके, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के। इनका मानना था कि मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें इतनी सारी बुराइयां हैं, उसको चेंज करना ज़रूरी है। और वो चेंज कब आएगा, जब लोगों के अंदर समझ आएगी। तो इसके लिए मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों को भाई साइंस की नॉलेज मिलेगी। ठीक है, मॉडर्न जो एजुकेशन है वो मिलेगी और उससे उनकी थिंकिंग चेंज होगी। तो जो सोसाइटी को हम चेंज करना चाहते हैं उसमें और लोगों का भी हेल्प मिलेगा, और लोगों का हेल्प मिलेगा, तो जो ये चेंजेस हैं ये और तेजी से होंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो वो उनका कहना था कि ब्लाइंडली जो है, हमको जो वेस्टर्न एजुकेशन है ब्लाइंडली उस पर फेथ नहीं करना है कि सिर्फ हमको वेस्टर्न एजुकेशन मिल रही है इसलिए हम उस पर विश्वास रखें, या जो हमारे इंडिया का पास्ट है हम सिर्फ उस पर ही विश्वास कर लें ब्लाइंडली। तो वो भी नहीं करना, क्या है, दोनों को समझना है। ठीक है, वेस्टर्न जो एजुकेशन है और इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन जो चली आ रही है, उन दोनों को समझना है, दोनों में से जो बेस्ट है उसको ग्रैब करना है। और इस तरीके से वेस्ट एंड ईस्ट का जो है बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, और लोगों के अंदर एजुकेशन जो रहेगी उसमें क्वालिटी होगी। उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल जो था वो भी इस्टेब्लिश किया, या कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोला, जहाँ पर उन्होंने जो ट्रेडिशनल हमारी एजुकेशन थी उसको इंग्लिश एजुकेशन के साथ कनेक्ट किया कि भाई दोनों एजुकेशन जो है वो मिलाकर दी जाएगी। ठीक है, यानी कि वही चीज़ कि जैसा हमने बोला, बैलेंस ऑफ द बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, दोनों जगह से जो अच्छी चीज़ें थी उनको मिलाकर। ठीक है, उन्होंने हिंदू कॉलेज कैलकाटा में, आज के टाइम में कोलकाता है,
उस समय में कैलकाटा, तो कैलकाटा में उन्होंने हिंदू कॉलेज जो था वो एस्टेब्लिश किया, जिसे बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया। अब आपको ये ध्यान रखना है प्रेसिडेंसी कॉलेज क्या थे, ठीक है, या फिर किसने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, किसने एस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा उन्होंने वेदांता कॉलेज जो था ये भी एस्टेब्लिश किया था। इसमें भी वही चीज़ कि जो इंडियन एजुकेशन था और साथ ही साथ जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसका कॉम्बिनेशन रखा। चलिए बात करते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में। ईश्वरचंद विद्यासागर कौन थे? ये भी बंगाली फैमिली से थे और साथ ही साथ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे। इसके साथ ही कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मानवतावादी भी थे, ह्यूमैनिटेरियन, और इसके अलावा चैंपियन, ठीक है, यहाँ पर चैंपियन यूज़ किया गया है किसके लिए? हितैषी के लिए। किसके ये हितैषी थे? जो पुअर और डाउन ट्रोडन, जो गरीब थे और साथ ही साथ डाउन ट्रोडन यानी कि जो दलित थे या पिछड़े हुए थे या वंचित थे, जिनको कि उनके राइट्स नहीं मिल पा रहे थे, ठीक है, तो उनके ये हितैषी थे। इन्होंने उनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने एफर्ट किया। किस चीज़ के लिए? सुपरस्टिशन, जो कह सकते हैं अंधविश्वास जो चला आ रहा था उसके लिए। साथ ही साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया ऑर्थोडॉक्सी, यानी कि जो रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिज्म जो चला आ रहा था, भाई कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिज्म था, लोग बहुत ज़्यादा रिजिड थे, तो ये सारी जो बुराइयां थी इनको हटाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। अब बात करते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर के सोशल रिफॉर्म्स। तो सोशल रिफॉर्म्स अगर इनके देखें तो इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो था उसकी बहुत ज़्यादा बुराई की। ये बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे, बहुत ज़्यादा बुराई करते थे किसकी? जो मोनोपोली थी, किसकी? ब्राह्मण्स की। जो संस्कृत टेक्स्ट थे, वैदिक टेक्स्ट थे, ठीक है, इसको कौन पढ़ सकता था? ब्राह्मण्स पढ़ सकते थे, तो इसकी इन्होंने बहुत ज़्यादा बुराई की और इसीलिए इनके यहाँ संस्कृत प्रिंसिपल की पोस्ट थी, जिसको इन्होंने नॉन ब्राह्मण जो स्टूडेंट्स थे उनको एडमिट किया वहाँ पर, उनको वो पोस्ट जो थी वो इन्होंने दी कि भाई जो पढ़ने पढ़ाने का काम है वो सिर्फ ब्राह्मण से नहीं कर सकते हैं और लोग भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल पोस्ट जो थी वो इन्होंने नॉन ब्राह्मण को दी। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिव थे वेस्टर्न फिलॉसफी के और इसीलिए इन्होंने क्या किया? इनका मानना था, इनकी कह सकते हैं जो जिस फिलॉसफी में ये विश्वास रखते थे वो क्या थी? ईस्ट एंड वेस्ट। जैसा कि अभी हम लोगों ने राजा राम मोहन राय के बारे में देखा कि उन्होंने बोला था ईस्ट और वेस्ट का जो बेस्ट है उसका फ्यूजन जो है उसको लाया जाए, तो इनकी भी फिलॉसफी यही थी, ईस्ट एंड वेस्ट का जो बेस्ट है उसके फ्यूजन में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? संस्कृत कॉलेज जो था वहां पर वेस्टर्न फिलॉसफी की स्टडी की। ईश्वरचंद विद्यासागर जो कि विमेन की कंडीशन जो थी उसको लेके भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे, इसलिए इन्होंने इस फील्ड में भी काफ़ी काम किया कि भाई विमेन की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसके लिए इन्होंने क्या किया? ड्रिंक वाटर बेथ्यून जो थे एक पर्सन, वो स्कूल खोल रहे थे, वो स्कूल खोलने में इन्होंने हेल्प की और इस तरीके से 1849 में कैलकाटा में फर्स्ट इंडियन स्कूल गर्ल्स के लिए खुला, ठीक है, बॉयज़ के लिए तो स्कूल थे बट गर्ल्स के लिए फर्स्ट इंडियन स्कूल जो था वो 1849 में कैलकाटा में खुला, ठीक है। ड्रिंक वाटर बेथ्यून, उनकी हेल्प की ईश्वरचंद विद्यासागर ने। इसके अलावा इन्होंने 35 स्कूल कॉलेजेस जो थे वो और खोले, ठीक है, स्कूल्स खोले, ठीक। इसके अलावा भाई जब विमेन एजुकेशन के ये कह सकते हैं कि पक्ष में थे, ठीक है, विमेन जो थी उनको एजुकेशन देने के फेवर में थे। अब जब इस फील्ड में ये काम कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि पहले के लोग जो थे वो एजुकेशन नहीं दे सकते थे, बट एजुकेशन देना विमेन के लिए वो बहुत गलत समझते थे कि भाई लड़कियां हैं पढ़ लिख जाएंगी तो अपना घर कैसे देखेंगी, लड़कियां हैं पढ़ लिख जाएंगी तो फिर भाई बिगड़ जाएंगी, ऐसी लोगों की सोच थी। इस वजह से कह सकते हैं इनका स्ट्रगल जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया। भाई स्कूल्स वगैरह खोलना है, उनके लिए काम करना है, साथ ही साथ लोग उनका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे, तो इस वजह से इनका स्ट्रगल बढ़ गया, लेकिन फिर भी इन्होंने इस फील्ड में काफ़ी काम किया। इसके अलावा इन्होंने पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज जो था इनके खिलाफ भी कैंपेन चलाए। पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज आपको समझ में आ गया, कम एज में विवाह और साथ ही साथ एक से ज़्यादा पत्नियां रखने वाले के खिलाफ, ठीक है, तो इसके लिए भी इन्होंने कैंपेन चलाया। विमेन की जो कंडीशन थी उसको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा समझा। इसके साथ ही साथ बंगाल की जो विडो थी उनका जो पेन था उसको इन्होंने बाकायदा समझा और इसी के लिए इनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई विडो जो है उनको पूरी लाइफ जो है वो इसी तरीके से बितानी पड़ती है, तो रीमैरिज एक्ट जो है वो लाना ज़रूरी है, यानी कि दोबारा से उनकी शादी जो है वो हो सके, और इसके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। अब देखिए सोसाइटी तो वही थी, उसमें बहुत सारे कंजर्वेटिव थॉट वाले लोग थे, तो उन्होंने
बहुत ज़्यादा इनका अपोजिशन किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा विरोध किया। और उसके बाद क्या हुआ कि कई बार क्या हुआ कि इनकी जान को भी खतरा हुआ, इनके ऊपर अटैक भी किया, लेकिन अपना इनका स्ट्रगल जो था वो बहुत और बढ़ता जा रहा था, लेकिन इन्होंने उसे छोड़ा नहीं और फाइनली इनको यहाँ पर कामयाबी मिली। कब? 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये एक्ट जो था, विडो रीमैरिज एक्ट जो था, वो पास कर दिया गया। ठीक है, तो यानी कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो कोशिश कर रहे थे वो यहाँ पर कामयाब हुई। तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विडो रीमैरिज एक्ट जो था वो पास किया गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो कोशिशें की जा रही थी 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, वो 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की तरफ क्या हो रही थी, कामयाब हो रही थी। और एक तरीके से हम देख सकते हैं जो नेशनलिज्म या फिर कह सकते हैं नेशनल मूवमेंट जो था, उसके लिए साथ ही साथ ग्राउंड भी तैयार हो रही थी। क्यों? क्योंकि लोगों के थॉट्स जो थे, पुरानी चीज़ों को, जो सोसाइटी थी वो चेंज हो रही थी। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के थॉट्स सब चेंज हो रहे हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि नेशनल मूवमेंट जो है वो क्या है, वो भी समझ में आ रहा है कि उसके अगेंस्ट वो कैसे जा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। साथ ही साथ जो अपनी सोसाइटी है उसमें जो बुराइयां हैं उसको कैसे दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो कि 19th सेंचुरी के सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे। इसके अलावा ये स्टॉन्च बिलीवर थे किसके? वेदास के। और इसीलिए इन्होंने माना था कि जितने भी नॉलेज हैं दुनिया के, उन सभी का सोर्स क्या है? वेदास है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने प्रचार प्रसार भी किया जो ये वेदास हैं, ठीक है, वैदिक फिलॉसफी जो है, साथ ही साथ रैशनलिज्म, जो तर्क संगत आइडियाज़ हैं हमारे, उनका प्रचार प्रसार इन्होंने किया। जैसा कि राजा राम मोहन रॉय का भी मानना था कि भाई जो वेदास हैं, जो उपनिषद हैं, उनका जो नॉलेज है वो बहुत रिच है, लेकिन उसको सही तरीके से समझा जाए। वही इनका भी कहना था कि भाई मूल रूप में इनको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसमें क्या कहा गया जिसका इन्होंने प्रचार प्रसार किया, वो समझते हैं। वन गॉड, कि ईश्वर एक है, ऑल मेन आर इक्वल, सभी लोग बराबर हैं। इसके अलावा वर्शिप ऑफ आइडल्स, ठीक है, मूर्ति पूजा जो थी उसका इन्होंने विरोध किया। साथ ही साथ मीनिंगलेस रिचुअल्स जो होते थे, भाई बलि दे दिया या और भी जो है कर्मकांड होते थे, उन सभी का इन्होंने विरोध किया। बोला भाई हिंदू धर्म जो है, हिंदुज़म जो है, उसी तरीके से उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ लोग जो मिसलीड हो रहे थे, चाहे कास्ट को लेके, चाहे रिचुअल्स को लेके, उसके लिए उन्होंने पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल माना किसको? ब्राह्मण्स को। ब्राह्मण्स हो गए, प्रीस्ट, ब्राह्मणा प्रीस्ट जो थे, उनको रिस्पॉन्सिबल माना। क्यों? क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें थी, पढ़ाने लिखाने काम, वेदास वगैरह का काम, यज्ञास हो गए, ये सारा काम कौन करते थे? यही करते थे। तो इनका मानना था भाई कि ये क्या कर रहे हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। तो दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, या फिर कह सकते हैं आर्य समाज जो था वो उसकी फाउंडेशन रखी। ठीक है, आपको याद रखना है आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875, यहाँ 1857 है, 75, ठीक है, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की फाउंडेशन रखी। देखिए ये बिल्कुल आपको याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते हैं कि ब्रह्म समाज जो था या ब्रह्म सभा, तो उसकी स्थापना, उसको कब, उसकी फाउंडेशन जो थी वो कब रखी गई थी? ठीक है, 1828 में, याद रखना है। फिर इसके बाद बात करते हैं आर्य समाज जो था, इसकी फाउंडेशन 1875 में रखी गई। साथ ही साथ हम लोग जो भी एक्ट पढ़ रहे थे, विडो रीमैरिज एक्ट या फिर सती प्रैक्टिसेस जो थी वो हटाई गई 1829 में। विडो रीमैरिज एक्ट जो था वो लाया गया 1856 में। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है, कोई डाउट्स इसमें नहीं रखने हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते चलिएगा। तो इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी, ये जो इन्होंने सोसाइटी रखी, इसके द्वारा जो समाज की बुराइयां थी उसकी कह सकते हैं जो बुराइयां चल रही थी उसको हटाने के लिए काफ़ी सारे काम किए गए। ठीक है, जैसे कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी, इसके फील्ड में काफ़ी काम किया गया, और साथ ही साथ जो ये चीज़ें चल रही थी इसकी बुराई की गई। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज, बच्चों की कम एज में शादी हो जाती थी, इसके लिए इन्होंने काम किया कि भाई इस पर जो है वो रोक लगाई जा सके। अब ये जो आर्य समाज था, इन्होंने सपोर्ट भी किया, इनकरेज भी किया। वो किसको किया वो हम लोग समझते हैं। एजुकेशन फॉर वीमेन, देखिए समझ के अगर हम चलें तो लगभग सभी रिफॉर्मर्स जो हैं वो वही चीज़ें कह रहे हैं, उसी के लिए उन्होंने कोशिश की। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी की वही बुराइयां थी, तो उसी फील्ड में वो काम कर रहे थे। तो यहाँ भी हम देखेंगे इन्होंने सपोर्ट किया, इनकरेज किया किसको? एजुकेशन फॉर वीमेन। भाई वीमेन जो है उनका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। विडो रीमैरिज, इसको इन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, जब दयानंद सरस्वती जी जो थे, जब इनकी डेथ हो गई,
ठीक है। तो इसके बाद बहुत सारे डीएवी स्कूल जो थे, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो कि जिसे कि हम डीएवी के नाम से जानते हैं, वो बहुत सारे स्कूल जो थे वो इस्टेब्लिश हुए। हम देखें तो आज के टाइम में भी एक एक सिटीज में कई सारे डीएवीज देखने को मिल जाते हैं, है ना, एक एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, तो ये स्कूल जो थे वो इस्टेब्लिश हुए। इसके अलावा वेदों की ओर चलो, ऐसा बोला था इन्होंने, क्योंकि वेदास जो थे इसको बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे। तो कभी क्वेश्चन आ जाए वेदों की ओर चलो, ये किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, ठीक। तो ये जो इनके स्कूल्स थे, डीएवी स्कूल्स या दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स जो खोले गए इनकी डेथ के बाद, तो इसमें एजुकेशन किस तरीके की दी जाती थी? तो यहाँ पर एजुकेशन जो वेस्टर्न साइंस था वो, साथ ही साथ इंडियन जो ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही थी उसके कॉम्बिनेशन की एजुकेशन यहाँ दी जाती थी, जिसने की हेल्प की लोगों के अंदर सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की स्पिरिट जगाने में। अब बात करते हैं रामकृष्णा परमहंसा की। तो रामकृष्णा परमहंसा, या फिर कह सकते हैं रामकृष्णा परमहंसा, ठीक है, कहीं पे आपको एम मिलेगा। तो रामकृष्णा परमहंसा जो थे, ये कौन थे? ये कैलकाटा के, आज का कोलकाता, ठीक है, तो कैलकाटा के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के ये प्रीस्ट थे। इनकी एजुकेशन की बात करें, जैसे राजा राम मोहन राय थे, दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने बाकायदा एजुकेशन ली थी, फॉर्मल एजुकेशन। बट जो ये रामकृष्णा परमहंसा जी थे, इनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी, यानी कि कभी ये स्कूल जाके बाकायदा जो एजुकेशन लोग लेते हैं वो इन्होंने नहीं ली थी, लेकिन फिर भी वैदांतिक फिलॉसफी जो थी उसकी समझ इनकी बिल्कुल क्लियर थी। और इसी वजह से लोगों को जब ये समझाते थे, इनकी टीचिंग जो थी वो बहुत सिंपल थी, बिल्कुल उसे क्लियर करके रखा था इन्होंने, ठीक है, उसकी समझ इनकी बहुत ज़्यादा थी और लोगों को बड़े सिंपल शब्दों में समझाते थे। इनका मानना था कि जैसे लोग जो वर्शिप करते हैं, ठीक है, प्रेयर करते हैं, तो वो क्या है, वो गॉड की सर्विस एक तरीके से वो समझते हैं कि भाई हम गॉड की सेवा कर रहे हैं। इनका मानना था कि अगर आप मानवता की सेवा करते हैं, मनुष्य की सेवा करते हैं, वही क्या है, वही है गॉड की सेवा, ठीक है। इसके अलावा इनका मानना है कि देखिए रिलीजन क्या है, इनका कहना था भाई रिलीजन क्या है, रिलीजन वो है गॉड तक पहुंचने का अलग अलग रास्ता। जैसे भाई हम अगर बात करते हैं हिंदुइज्म की, ठीक है, हिंदुइज्म क्या है, गॉड तक पहुंचना है, ये उनका रास्ता हो गया, लेकिन क्या है, गॉड तक पहुंचना है इनको। इसी तरह से इस्लाम की बात करें, गॉड तक पहुंचना है, क्रिश्चियन की, उनके गॉड तक पहुंचना है, सबके लिए क्या है, गॉड तक पहुंचना, सबका एम जो है वो क्या है, गॉड तक। यानी रिलीजन क्या है, वो अलग अलग रास्ते हैं गॉड तक पहुंचने के लिए, ठीक है, ऐसा इनका मानना था। इनकी टीचिंग जो थी बहुत ही सिंपल थी, जिससे कि बहुत सारे फॉलोअर्स जो थे वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। इनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, जिनमें वर्ड पॉपुलर अगर हम देखें तो स्वामी विवेकानंद जी, जिनको नरेंद्र नाथ के नाम से जाना जाता था, बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाने लगा, वो इनके ही स्टूडेंट थे या इनके ही शिष्य थे। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद जो कि रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद जिनको कि पूरी दुनिया जानती है और रिस्पेक्टफुली उनको सभी याद करते हैं। जब भी इनका नाम आता है तो एक बड़ी ही फेमस चीज़ है इनके बारे में, वो अपने आप ही याद आ जाती है, जिसकी वजह से ये वर्ड फेमस हो गए थे। भाई जानते तो लोग पहले से ही थे, लेकिन उस समय उसके बाद से लोग जो थे सभी इनको और साथ ही साथ इंडिया को बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखने लगे। चलिए समझते हैं। तो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन की बैठक थी, या फिर कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस थी। तो वहाँ पे रिलीजन को लेके लोगों को बोलना था, हर कंट्री से लोगों को बुलाया गया था, अलग अलग कंट्री के लोग आए थे। तो जैसे कि वहाँ के लोग जो थे बाकायदा सूट बूट में थे, यानी कि कोट पैंट में थे, जिसको कि जेंटलमैन माना जाता था, तो लोग उस तरीके से गए थे, उस बाकायदा ड्रेसअप होके। स्वामी विवेकानंद जिनकी ये ड्रेस थी, तो इस तरीके से गए। तो पहले तो लोगों ने कह सकते हैं उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब इनकी स्पीच का टाइम आया, हर कंट्री के लोग जो थे वो मतलब हर कंट्री से लोग गए थे, कोई ना कोई गया था, लोग रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे स्वामी विवेकानंद। तो जब इन्होंने स्पीच शुरू की वहाँ पर, तो इन्होंने, जैसे लोग आते जेंटलमैन और इस तरीके से स्टार्ट करते हैं माय डियर करके, बट इन्होंने जब स्टार्ट किया तो इन्होंने बोला मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, या माय ब्रदर एंड सिस्टर, इस तरीके से। और स्पीच इनकी जो थी वो बहुत अच्छी थी। इसके साथ ही साथ इन्होंने अपनी कंट्री के बारे में भी बोला कि मैं उस देश से हूँ जो कि हर धर्म को अपनाता है, जो कि हर धर्म के लोगों को शरण देता है, ठीक है, इस तरीके की बातें इन्होंने बोली। और जो इनकी स्पीच थी वो लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई। पहले तो जब इन्होंने लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
वहाँ से ही लोग बहुत खुश हो गए। क्यों? क्योंकि जनरली जो स्पीच में लोग इस तरीके से नहीं बोलते थे। फिर आगे पूरी इनकी स्पीच चली, उसको जब लोगों ने सुना, स्पीच कंप्लीट हुई, उसके बाद स्टैंडिंग ओवेशन उस हॉल के सभी लोगों ने इनको दी। ऐसा और किसी के साथ नहीं हुआ था, इनके साथ हुआ कि सभी ने इनको स्टैंडिंग ओवेशन दी। साथ ही साथ 2 मिनट तक ताली जो थी, या कह सकते क्लैपिंग, वहाँ पर लगातार होती रही बिना रुके 2 मिनट तक। तो 2 मिनट्स मतलब अगर हम देखें क्लैपिंग किसी के लिए हो रही है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ बात होगी। तो इस तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट इन्होंने किया था, ठीक है। और वहाँ से पूरी दुनिया जो थी वो इनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखने लगी, साथ ही साथ इंडिया को भी, ठीक है। तो ये थे स्वामी विवेकानंद। अब चलिए समझते हैं इनके बारे में जो आपके चैप्टर में है। स्वामी विवेकानंद जो थे, इन्होंने भी सभी जो धर्म थे इसकी यूनिटी पर बात की, कि सभी धर्म जो है उनमें क्या कहा गया, एकता पर ही बल दिया गया है, उसी को एम्फेसाइज किया है। इसके अलावा सभी रिलीजन जो है वो क्या है, एम्फेसाइज करते हैं रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता, साथ ही साथ ब्रदरहुड, भाईचारा, पीस एंड हार्मनी, शांति एंड सद्भाव, इसी को सभी रिलीजन जो है वो एम्फेसाइज करते हैं, इसी पे जोर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिकेडेंस एंड डिग्रेडेशन, इसके लिए इन्होंने बोला भाई जो इंडियन सोसाइटी है उसकी जो ये कंडीशन है, जो उसके पतन की कंडीशन है, तो किस वजह से, इस सोसाइटी के लोगों की वजह से ही है। अब इसमें सुधार कैसे आएगा, भाई सोसाइटी के लोगों ने यहाँ पर बिगाड़ किया है तो सोसाइटी के लोगों की ही जिम्मेदारी है कि वो इसको सुधारें। मतलब इस तरीके से लोगों को जागरूक करना, इस तरीके के काम इन्होंने किए कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ठीक है। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस, अपने इनके नाम से ही, जो इनके गुरु थे इनके नाम से इन्होंने रामकृष्ण मिशन जो था ये इस्टेब्लिश किया। देखा जाए तो रामकृष्ण मिशन भी आपको कई जगह देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। रामकृष्ण मिशन जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया, ये किस लिए किया, ये इसलिए किया जो हमारी सोसाइटी थी उसमें चेंजेस लाने के लिए, इंडियन सोसाइटी जो थी उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इस सोसाइटी के जो लोग थे वो लोगों की हेल्प करते थे बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है। इसके अलावा लोगों को इनकरेज करते थे और अच्छे अच्छे काम करने के लिए। तो इस तरीके से स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने इस तरीके से सोशल रिफॉर्मेशन जो था, रिलीजियस रिफॉर्मेशन जो था वो किया। चलिए बात करते हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, इनका अगर पूरा नाम देखा जाए तो ज्योतिबा फुले थे ज्योतिराव गोविंदराव फुले, और इनकी वाइफ थी सावित्री बाई फुले। इनके नाम को मिला के बना के दिया गया ज्योतिबा फुले। तो ये दोनों महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, जिन्होंने चैलेंज किया जो ब्राह्मण्स थे उनकी जो मोनोपोली थी, उनकी जो सुपीरियरिटी थी, उसको इन्होंने चैलेंज किया। साथ ही साथ जो शास्त्र थे, ठीक है, वेदास थे, कि उन पे सिर्फ जो ब्राह्मण्स थे उनकी ही मोनोपोली थी, तो उसको इन्होंने चैलेंज किया कि भाई वो चीज़ें जो हैं वो और लोग भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ लोअर कास्ट की जो कंडीशन थी उसको सुधारने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, जिसके लिए इन्होंने एक सभा जिसका नाम था सत्यशोधक सभा, ठीक है, क्या नाम था, सत्यशोधक सभा, 1873 में ये ऑर्गेनाइज की। किसके द्वारा, मतलब इसमें कौन लोग थे, किन लोगों की ये सभा थी, तो जो कह सकते हैं ऑप्रेस्ड सेक्शन था, जो कि पीड़ित लोग थे या लोअर कास्ट के लोग जो थे, ठीक है, उन सभी को एक साथ लाने के लिए कि भाई वो अपने जो उनके खिलाफ हो रही हैं चीज़ें उसके लिए वो आवाज़ उठा सकें। इसके लिए इन्होंने सत्यशोधक सभा जो थी वो ऑर्गेनाइज किया कि सभी लोग जो हैं उसमें आए और अपने अगेंस्ट जो काम हो रहे हैं उसके लिए आवाज़ उठाएं। इसके अलावा इन्होंने गर्ल्स की जो एजुकेशन थी इसके लिए भी बहुत सारे काम किए, कई सारे स्कूल जो थे वो भी खुलवाए, और इसके अलावा इन्होंने जो लोअर कास्ट की गर्ल्स थी उनके लिए एक अलग से स्कूल खुलवाए कि इस स्कूल में लोअर कास्ट की जो गर्ल है वो लोग पढ़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सावित्री बाई फुले की, तो ये अपने टाइम की फर्स्ट फीमेल टीचर थी महाराष्ट्र की, ठीक है, फर्स्ट फीमेल टीचर महाराष्ट्र की थी। देखिए ये सब चीज़ें जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए और याद होना चाहिए। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की फर्स्ट फीमेल टीचर थी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स जो थे वो खुलवाए, ऑर्फनेज खुलवाए, बहुत सारे कह सकते हैं जो विडोज़ होती थी उनके लिए आश्रम खुलवाए, और लोगों के कह सकते हैं जैसे वर्कर्स हो गए, ठीक है, फार्मर्स हो गए, इनके वेलफेयर के लिए कई सारे काम किए। अब बात करते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी, तो एनी बेसेंट जो थी वो ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर थी, साथ ही साथ फिलैंथ्रोपिस्ट थी, यानी कि परोपकारी थी।
राइटर थी एंड एक्टिविस्ट थी। इसके अलावा देखा जाए तो इनकी ये एक्टिव थी, जैसे सोसाइटी के जो काम थे, सोशल वर्क जो थे उसमें, साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी ये पूरी तरह से एक्टिव थी। इसके अलावा देखा जाए तो आयरिश होम रूल लीग जो था उसकी ये सपोर्टर थी, इसीलिए इंडिया में इन्होंने इस्टेब्लिश किया होम रूल मूवमेंट जो था, स्टार्ट किया होम रूल मूवमेंट। ठीक है, 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो इस्टेब्लिश की गई मद्रास में ब्लावत्स्की के द्वारा, जो कि बाद में इन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर हम बात करें कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी, आज के टाइम में भी देखें तो कई जगह पे थियोसॉफिकल सोसाइटी आज भी हैं, इनके नाम के स्कूल आज भी हैं कई जगहों पे। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ये थी जो कि इनके द्वारा बाद में ज्वाइन की गई, कि ये लोग क्या करते थे, जो इंडियन रिलीजन है, ठीक है, भारतीय धर्म जो है, साथ ही साथ उसकी जो फिलॉसफी है उसको लोग समझें। ठीक है, कि उसकी जो गहराई है उसको समझें, ऐसा नहीं कि बस रिलीजन है उसको उसी तरीके से समझे, उसकी गहराई को समझे, उसे अडॉप्ट करें। इस तरीके का प्रचार प्रसार इन्होंने लोगों के बीच में किया। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स जो थे सोसाइटी में वो भी खुलवाए। इसके अलावा इन्होंने फाउंडेशन रखी सेंट्रल हिंदू स्कूल की, कहाँ पर, बनारस में, जो कि आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर। ठीक है, जिसको कि बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। पहले इन्होंने स्कूल खोला था, बाद में महामना मदन मोहन मालवीय जो थे इन्होंने फिर उसको यूनिवर्सिटी का रूप दिया। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसके अलावा जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन था। चलिए अब देखते हैं रिफॉर्म्स मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो वेस्टर्न इंडिया में रिफॉर्म मूवमेंट जो था वो किसके किसके द्वारा लाया गया, किन चीज़ों पे लाया गया, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर प्रार्थना समाज जो था इसकी फाउंडेशन रखी गई, कहाँ पर, बॉम्बे में। ठीक है, जिस तरीके से राजा राम मोहन रॉय ने रखा था, ब्रह्म समाज की फाउंडेशन रखी थी, उसी तरीके से प्रार्थना समाज जो था इस बॉम्बे में इसकी फाउंडेशन रखी गई। किसके द्वारा ये रखी गई, गोविंद रानाडे एंड R.G. भंडारकर। ठीक है, R.G. भंडारकर एंड महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। अब इनका एम क्या था, जो इन्होंने ये समाज, प्रार्थना समाज था, इसकी फाउंडेशन रखी। ठीक है, इसका एम क्या था, इसका एम ये था कि इंडियन सोसाइटी जो है उसमें सुधार लाना, साथ ही साथ उसे मॉडर्नाइज करना। ठीक है, मॉडर्नाइज करना मतलब कि इंटरकास्ट मैरिज, जैसे पहले भाई इंटरकास्ट मैरिज जो थी वो नहीं मानी जाती, आज के टाइम में भी हम देखें तो एक्सेप्टेबल नहीं है बहुत जगहों पर। ठीक है, कुछ फैमिलीज हैं वो मान जाती हैं, कुछ फैमिलीज हैं कि मानना पड़ता है। ठीक है, और कई जगह पे तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक, तो इंटरकास्ट मैरिज जो था इसको इन्होंने प्रमोट किया, इसके लिए काम किया। रेजिंग द मैरिजेबल एज, पहले कम एज में शादी हो जाती थी तो उसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई मैरिजेबल एज जो है उसको बढ़ाया जाए। ठीक, इसके अलावा अबॉलिशन ऑफ पॉलीगैमी, जो चीज़ें हमने पहले देखी वही चीज़ें यहाँ पर भी है कि पॉलीगैमी, एक से ज़्यादा जो विवाह करते थे उस पर रोक लगाना। ठीक है, विडो रीमैरिज, जो विधवा हो गई, जो विडो हो गई उनकी दोबारा से शादी करवाना। विमेन एजुकेशन, जो विमेन है उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना। साथ ही साथ सो कॉल्ड जो आउटकास्ट लोग हैं, यानी कि जो समाज से निकाल दिए गए हैं या समाज में जिनको निचला समझा जाता है, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। तो इन्होंने एम्फेसाइज किया इन चीज़ों पर। ये जो रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे ये कंट्री के हर भाग में चल रहे थे, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, क्या नॉर्थ, क्या साउथ, क्योंकि सभी जगह पे कंडीशन जो थी उसी तरीके की थी। देखा जाए तो सोसाइटी उसी तरह से कास्ट सिस्टम पे बटी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए विमेन की कंडीशन तो उसी तरह की थी, उनको एजुकेशन जो थी वो नहीं दी जाती थी। माना जाता था कि एजुकेशन मिल जाएगी तो वो खराब हो जाएंगी। ठीक है, विडो जो है, चाहे कम एज में विडो हो रही, ज़्यादा एज में विडो हो रही, मगर उन्हें अपनी पूरी लाइफ उसी तरीके से बितानी है। तो इस तरीके से विमेन जो थी उनकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो जगह जगह पे हमने देखा लोगों ने इस तरीके के रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थे वो चलाए। अब हम बात करते हैं रिफॉर्म मूवमेंट इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया के रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर कंदुकेरी वीरेशलिंगम थे। ठीक है, इन्होंने मूवमेंट चलाया, किस लिए, इन्होंने देखा विमेन जो है उनकी कंडीशन बहुत बुरी है। देखिए, जो चीज़ सोसाइटी में चल रही थी दिख तो सभी को रही थी, बट कुछ लोग इसको
ये मान लेते थे कि पुराने टाइम से ये चीज़ें चली आ रही हैं, तो भाई इसी तरीके से होता है। कुछ लोग जो थे उन्हें बहुत बुरा फील होता था, बट वो कुछ कर नहीं सकते थे। कुछ लोग थे जिन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई। जब इन्होंने आवाज़ उठाई तो बाकी लोग जो कुछ नहीं कर सकते थे, फिर वो इनके सपोर्ट में खड़े हुए और इस तरीके से ये मूवमेंट जो थे वो शुरू हुए। तो इन्होंने भी अपने आसपास देखा होगा भाई कि विमेन की कंडीशन क्या है, तो इसी तरीके से इन्होंने भी आगे इसी तरीके का प्रचार प्रसार किया और बिना डरे बिना रुके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया इन्होंने, और इसी वजह से इनको भी कहा जाता है साउथ का विद्यासागर। ठीक है, तो अगर कभी आ जाता है कि साउथ इंडिया का विद्यासागर किसे कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ना ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में, उन्हीं के लिए। तो साउथ का विद्यासागर किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है कंदुकुरी वीरेशलिंगम जी को। ठीक है, इन्होंने विमेन की एजुकेशन, विडो रीमैरिज, इन सब चीज़ों पर आगे मूवमेंट अपना चलाया था। साउथ में ही दूसरा हम अगर बात करें कि और किसी के बारे में, तो थे तो खैर बहुत सारे रिफॉर्मर, तो इसमें बात करें तो आते हैं श्री नारायणा गुरु। श्री नारायणा गुरु जिन्होंने जो क्रूसेड चलाया बिना रुके बिना थके आगे, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसके लिए प्रचार प्रसार किया। तो इनकी बात करें तो इनका जो ये क्रूसेड था वो किस पर बेस्ड था, उसका प्रिंसिपल क्या था? उसका प्रिंसिपल था वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड, कि भाई सभी लोग जो है वो बटे नहीं हुए, कास्ट सिस्टम में बटा नहीं, सब एक कास्ट है, सब एक रिलीजन है और साथ ही साथ एक ही गॉड है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने साउथ की तरफ मूवमेंट चलाया। देखिए, अब जिस टाइम में सब जगह रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे, है ना, कि समाज में बुराइयां तो बहुत सारी हैं, लोगों को दिख भी रही है, लेकिन लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। एक टाइम होता है जिस समय कहीं पे किसी ने आवाज़ उठाई, हम आज के भी टाइम में देखते हैं किसी चीज़ के लिए कभी कोई आवाज़ उठाता है तो दूसरा स्टेट भी, दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी उसके लिए आवाज़ उठाता है ना। तो इस समय में जब ये मूवमेंट चल रहे थे तो ऐसे में जो पारसीज थे वहाँ पर भी इस तरीके के मूवमेंट जो थे वो शुरू किए गए। यहाँ पर मूवमेंट जो था वो लीडरशिप किसने की? यहाँ पर दादा भाई नौरोजी और उनके ही जैसे थॉट्स रखने वाले लोग जो थे सब साथ में आते हैं और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन एस्टेब्लिश करते हैं। अब ये जो एसोसिएशंस होते हैं ये क्या होते हैं भाई? इसमें क्या है, एक साथ कई लोग जो हैं वो आके जुड़ गए, लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों को हेल्प की ज़रूरत है वो इनके पास आएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने अपना एसोसिएशन बनाया। मेन कंसर्न इनका जो था, इस एसोसिएशन का जो था, वो था विमेन की जो कंडीशन थी उसको लेके, कि भाई विमेन जो है उनको एजुकेटेड होना चाहिए, तो उनकी एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाए, मैरिज सिस्टम जो है उसको सुधारा जाए, मैरिज, रीमैरिज, विडो मैरिज। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो थी वो, इसके अलावा मैरिजेबल एज, ये सारे कंसर्न थे विमेन को लेके, तो इस पे इन्होंने काम किया, या कह सकते हैं अपने रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थे वो इन्होंने चलाए। इसके अलावा ये जो पारसी कम्युनिटी थी, इन्होंने बड़ी खुशी से, बड़ी तेज़ी से इन्होंने वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट किया। जब इन्होंने वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट किया तो जाहिर सी बात है उनके थॉट्स चेंज होंगे, थॉट्स चेंज हुए, जिससे कि देखा जाए तो ये प्रोग्रेसिव तेज़ी से हुए। जो लोग प्रोग्रेसिव हुए उस समय में उनमें से ही ये भी एक थे कि प्रोग्रेसिव हुए, साथ ही साथ वेस्टर्नाइज कम्युनिटीज़ में से एक थे ये। अब बात करते हैं रिफॉर्म्स मूवमेंट अमंग द मुस्लिम्स। ठीक है, तो रिफॉर्म मूवमेंट जो था मुस्लिम्स के बीच में, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि हिंदू, अगर हम लोग देखा जाए हिंदू कम्युनिटी या हिंदू सोसाइटी जो थी, वहाँ पर कास्ट सिस्टम और ये चीज़ें, इस तरीके की बुराइयाँ थी। देखा जाए तो वहाँ भी कंजर्वेटिज्म था, अंधविश्वास था, ये सारी चीज़ें थी। इसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी जो थी, यहाँ पर भी कंजर्वेटिज्म, सुपरस्टिशन और इसके अलावा इकोनॉमिकली एंड सोशली ये लोग काफ़ी पिछड़े हुए थे। इसमें सुधार की बहुत ज़रूरत थी। तो कुछ मुस्लिम जो कि पढ़ लिख गए थे, तो उनको ये समझ में आने लगा भाई अपनी कम्युनिटी जो है उसको आगे बढ़ाना है, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप लेने होंगे। इनमें देखा जाए तो चीफ जो थे, यहाँ के जो रिफॉर्मर थे, उनमें चीफ जो थे वो थे सर सैयद अहमद खां। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां जो थे उन्होंने इस तरीके के काम जो थे वो करने शुरू किए। इनका भी मानना था राजा राम मोहन राय की तरह ही कि अगर अपनी कम्युनिटी जो है, अपनी सोसाइटी जो है उसमें सुधार लाना है तो उसके लिए एजुकेशन जो है, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से इन्होंने मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन जो थी उसे सपोर्ट किया। इसके अलावा इनकी बात अगर हम करते हैं सर सैयद अहमद खां की, तो इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था। एक मूवमेंट चलाया था इन्हीं चीज़ों के लिए, जिसको नाम दिया गया अलीगढ़
मूवमेंट। तो इस तरीके से सुधार के लिए वेस्टर्न एजुकेशन बहुत ज़रूरी थी और इसके लिए सर सैयद अहमद खान ने, या फिर कह सकते हैं सर सैयद अहमद खान की बिगेस्ट अचीवमेंट अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए उनकी बिगेस्ट अचीवमेंट जो थी वो थी 1875 में इन्होंने एक कॉलेज जो था वो इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, ये इनकी बिगेस्ट अचीवमेंट थी कि भाई लोगों को एजुकेशन जो है वो आराम से मिल सके और वहाँ पर पढ़ाई जो होगी वो भी मॉडर्न तरीके से होगी। तो इस तरीके से इन्होंने ये कॉलेज जो था वो इस्टेब्लिश किया, जिसे कि बाद में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आज के टाइम में हर सब्जेक्ट की एजुकेशन जो है मॉडर्न तरीके से दी जाती है। ठीक है, लोग उसमें पढ़ने भी जाते हैं काफ़ी संख्या में। तो जो था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसी का नाम हो गया बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो इन्होंने एफर्ट किया किसके लिए, विमेन की जो कंडीशन थी, विमेन की कंडीशन हर जगह ही उस समय में काफ़ी बुरी थी, तो विमेन जो थी उनकी कंडीशन के जो थी उसमें सुधार लाने के लिए इन्होंने कई स्टेप्स लिए। इनका कहना था जैसे पर्दा प्रथा उनमें बहुत ज़्यादा थी, पर्दा प्रैक्टिसेस, तो उसको हटाया जाना बहुत ज़रूरी है। विमेन जो है उनकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इन्होंने अपोज किया पॉलीगैमी को। पॉलीगैमी एक से ज़्यादा विवाह करने वाली बात, ठीक है, जहाँ पर पुरुष जो हैं, मेन जो हैं वो एक से ज़्यादा विवाह करते हैं, तो उस पर रोक लगाने के लिए इन्होंने काफ़ी कोशिश की, उसकी बुराई की। इसके अलावा दूसरे रिफॉर्मर की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, तो वो थे बहरुद्दीन तैयब जी। बहरुद्दीन तैयब जी, उन्होंने भी देखा कि भाई सोसाइटी में जो बुराइयां हैं उनको दूर करना ज़रूरी है और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ, बहरुद्दीन तैयब जी ने अपनी पूरी लाइफ जो थी वो डिवोट कर दी जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके पॉलिटिकल एंड साथ ही साथ सोशल जो मामले थे उनमें। अब बात करते हैं रिफॉर्म्स अमंग द सिख। जो सिख कम्युनिटी थी, यहाँ पर भी बहुत सारी बुराइयाँ जो थी वो चल रही थी जिसको कि दूर करना बहुत ज़रूरी था और इस तरीके से इन्होंने अपना सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म जो था वो शुरू किया। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि सिंह सभा, अमृतसर में सिंह सभा इस्टेब्लिश की, जो कि जिससे कि भाई लोग जो हैं उन जगहों पे मिलें और जो बुराइयां चल रही हैं उस पर बातचीत करें कि क्या क्या बुराइयां हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसके लिए इन्होंने सिंह सभा जो थी वो इस्टेब्लिश की। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल्स भी इन्होंने इस्टेब्लिश किए, उसी में खालसा कॉलेज जो था उसको भी इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो इनके स्कूल्स थे, यहाँ पर एजुकेशन की हम बात करें तो एजुकेशन में गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो थी, ठीक है, गुरुमुखी लिपि जो लिखने का तरीका था वो इन्होंने यहाँ पर प्रमोट किया और साथ ही साथ पंजाबी लिटरेचर को प्रमोट किया कि भाई लोग जो है कैसे लोग के बीच में रह रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, बट अपना जो लिटरेचर है वो नहीं छोड़ना है। तो इसलिए यहाँ के एजुकेशन में जो स्कूल्स थे वहाँ पर इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट और साथ ही साथ पंजाबी लिटरेचर रखा। इसके अलावा जो गुरुद्वारा थे, ठीक है, गुरुद्वारा का मैनेजमेंट वगैरह अगर देखा जाए तो वो करप्ट होता जा रहा था, तो वहाँ भी सुधार की ज़रूरत थी। उसके लिए इन्होंने क्या किया, SGPC यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ठीक है, तो शिरोमणि SG गुरुद्वारा P प्रबंधक एंड C SGPC क्या था, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ठीक है, इनकी हेल्प से इन्होंने ये करप्शन जो था वो दूर करना चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, अकाली मूवमेंट चलाया। ठीक है, एक मूवमेंट चलाया जिसको नाम दिया गया अकाली मूवमेंट। किस लिए, गुरुद्वारे जो करप्ट होते जा रहे थे उसमें सुधार के लिए, और इस तरीके से जो करप्शन था उसको कम करने में हेल्प मिली। इसके अलावा जो महंत थे, महंत यानी कि जो मैनेजर वगैरह कह सकते हैं जिनकी वजह से करप्शन हो रहा था, उन लोगों को इन्होंने हटा दिया। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।